जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम स्टार्ट लेते हैं जी मटेरियल के बाद लेबर। अच्छा, लेबर वेरिएंसेस। लेबर के वेरिएंस भी दो रीजन की वजह से आ सकते हैं। दो रीजन कौन कौन सी? एक, कि जो लेबर को आप रेट पे कर रहे हो, स्टैंडर्ड में जो आपने रेट रखा था और जो एक्चुअल रेट आपने पे किया उसका वेरिएशन आ जाए, जिसको रेट वेरिएंस कहते हैं। दूसरा, आपने एक स्टैंडर्ड में टाइम रखा होता है कि लेबर का इतना टाइम लगना चाहिए यूनिट्स बनाते हुए। अगर उससे कम टाइम लगेगा या ज्यादा लगेगा तो एक और वेरिएंस क्रिएट होगा। दिस इज नोन एज एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर की एफिशिएंसी इसी से मेजर की जाती है। मिसाल के तौर पे आप इसको टास्क देते हो किसी लेबर को और वे कहते हो कि ये वर्क आपने सर सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही। ओके, नहीं, एक मिनट में कर। आप चेक कीजिएगा हो रही। यस सर हो रही है। थैंक यू। अच्छा, दूसरा एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा था कि एफिशिएंसी कैसे मेजर करते हैं। कि सपोज एक पर्सन को टास्क दिया जाता है कि आपने ये काम इतने घंटे में कंप्लीट करना है। अगर उससे पहले कर लेते हो या उस टाइम के अंदर भी करते हो तो यू आर एफिशिएंट पर्सन। द लेबर इज एन एफिशिएंट पर्सन। अगर उससे ज्यादा टाइम लोगे तो ये इनएफिशिएंसी की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये वेरिएंस बनाने कैसे हैं, जरा आप मुझे हेल्प करेंगे। रेट वेरिएंस इज अनदर वर्ड्स कंसिडर्ड एज बेस वेरिएंस. Efficiency is based on labor hours, so therefore efficiency variance is considered as activity. मैं अगर बेस का वेरिएंस लेता हूं, रेट वेरिएंस, तो क्या फार्मूला बनना चाहिए? जो कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था। ये दो रेट होंगे। एक वो रेट जो स्टैंडर्ड में हमने प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले किया और एक एक्चुअल हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये वेरिएंस तो आ गया। लेकिन कल मैंने क्या बताया था कि बेस वेरिएंस उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक एक्टिविटी से मल्टीप्लाई ना करो। यहाँ लेबर की एक्टिविटी जो मैयर होती है वो आवर्स से मैयर होती है। इसको मैंने मैयर करना है आवर्स से। मुझे आप सिर्फ बताइएगा कि यहाँ स्टैंडर्ड आवर्स लूं या एक्चुअल आवर्स लूं? एक्चुअल एक्चुअल, क्योंकि एक्टिविटी से जब भी मल्टीप्लाई करना है तो वो एक्चुअल होगी। सेम इसी तरीके से अगर मैं एफिशिएंसी वेरिएंस लेता हूँ तो एक्टिविटी वेरिएंस लेना है, यानी मीन के स्टैंडर्ड आवर्स कितने आवर्स लगने चाहिए थे इस काम के लिए और एक्चुअल आवर्स कितने काम में कितने आवर्स में किए। यकीनी बात है वो पर्सन अगर कम टाइम में कर रहा है आंसर प्लस में आएगा, फेवरेबल। अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो नेचुरली वो नेगेटिव आ जाएगा और ये एडवर्स हो जाएगा। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, यकीनी बात है बेस से, बेस रेट है तो रेट शुड बी स्टैंडर्ड और एक्चुअल। जी,
स्टैंडर्ड। जी बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड रेट। अब देखो यहाँ एक्चुअल एक्टिविटी से जब मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल, रेट से मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड। ठीक है। लेबर वेरिएंस जरा थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए जरा ध्यान से देखना। अभी ये पहला स्टेप ले रहा हूँ लेबर का, इसे आगे अभी बढ़ना है मैंने। पहले ये सिंपल सी मैंने एग्जांपल लेनी है और इसमें रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं। सपोज हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ये शो कर रहा है कि लेबर जो है उसको एक यूनिट को बनाने के लिए 50 मिनट्स चाहिए और इसको हम रेट पे करेंगे 40 रुपीज, बल्कि इसको 48 रुपीज पर आवर कर दें और ये बन जाएगा। कैलकुलेटर में ओपन कर लूं, 40 रुपीज यानी पर यूनिट कॉस्ट मेरी 40 हो। एक्चुअल डाटा में वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने यूनिट्स जो हैं जो प्रोड्यूस किए हैं वो 600 है। इसमें और वर्क जो है, hours worked वो 460 आवर्स है और लेबर कॉस्ट जो आपकी उस मंथ की उस पीरियड की है वो 22.140 रुपीज। अब आपसे कहा जाता है जी कि दो वेरिएंस निकाल दो, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेट्स स्टार्ट रेट वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट। सो अब डेटा आपके सामने, आप मुझे बताओगे स्टैंडर्ड रेट क्या है। जी 40 या 48? 48। 48 क्योंकि रेट पर आवर होता है, 48 वो कॉस्ट है, 40 माइनस एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट आई कैन कैलकुलेट द एक्चुअल रेट। हाउ? एक्चुअल रेट अगर मैं निकालना चाहूं तो पूरे इस पीरियड में आपने जो लेबर कॉस्ट पे की है वो 22,140 है और कितने आवर्स के लिए? 460 आवर्स। इसका रेट कैलकुलेट करें। हाउ मच? 48.13। 48.10 13। अच्छा, ये हमारे पास रेट आ गया 48.13 इनटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स हमारे कितने? 460। अब इसको अगर कैलकुलेट करें, 48 माइनस 48.13 इंटू 460, राउंडिंग में तकरीबन 60 रुपीज का वेरिएंस आ रहा है और चूंकि माइनस में आंसर आ रहा है तो यहां पर मैं वेरिएंस 60 के साथ लिखूंगा एडवर्ड्स। अच्छा, उसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में मुझे चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स मेरे पास 50 मिनट्स हैं, लेकिन ये 1 यूनिट के हैं। मैं कितने यूनिट बना रहा हूं? 600। मुझे बताइएगा 600 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए?
यस 500, यानी 600 इंटू 50/60 हो जाएगा ना, तो 500 आवर्स लगने चाहिए। लेकिन आपने कितने आवर्स में लेबर ने काम मुकम्मल किया? ओनली 460 आवर्स में, इनटू स्टैंडर्ड रेट 48 पर आवर। तो यहाँ पर अच्छी खासा वेरिएंस लिया इसने फेवरेबल, 48 इंटू 40 यानी 1920 का जो वेरिएंस आ रहा है दैट इज फेवरेबल। अच्छा, अब जरा इसकी जर्नल एंट्रीज की भी बात करते हैं, जैसे मटेरियल की भी की थी। इसमें जो 2 एंट्रीज पास होती हैं, मैक्सिमम 2 एंट्री जो पास होती हैं, नंबर 1 एंट्री होती है पेरोल। जब आप बनाते हो पेरोल रिकॉर्डेड, और यहाँ पर चूंकि वो वैसे तो पेरोल में सब कुछ आता है, यहाँ पर सिंपल और सिंपल लेना आपने। देखें, मैं सबसे पहले सैलरीज एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट करता हूं, और मेरी सैलरी बनती कितनी है, जितनी मेरी सैलरी बनती है वही लोगे ना, क्योंकि ये तो कॉस्ट है, ये कोई इन्वेंट्री तो नहीं है। हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये लॉजिक पढ़ा था कि इन्वेंट्री जब भी आएगी वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होगी। ये तो एक्चुअल है, और एक्चुअल कितनी कॉस्ट है? 22,140। ये मैंने डेबिट किया और इसके अगेंस्ट पेएबल रिकॉर्ड कर दिया अकाउंट, यानी अक्रूड सैलरीज एंड वेजेस या कैश के हमने पे कर दिया। तो लिहाजा इस टाइम कोई वेरिएंस रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये एंट्री एग्जामिनर पास को नहीं भी मांगता। असल एंट्री ये है, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो पेरोल की प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल, जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे पेरोल में तो डेबिट क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का असूल एक ही याद रखना, स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड, यानी कितने आवर्स लगने चाहिए थे वो आपने निकाले हैं। आवर्स लगने चाहिए थे 500 और स्टैंडर्ड रेट क्या है? 48। 500 into 48 standard into standard, which is 24,000. अच्छा, अब जिस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सैलरीज एंड वेजेस क्रेडिट होगा 22,140। अब ये डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस के अंदर 2 वेरिएंस आ रहे हैं। रेट वेरिएंस एडवर्स है, ये डेबिट होगा। लेबर रेट वेरिएंस 60 से, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये क्रेडिट मैंने क्यों किया? क्योंकि ये हमारा फेवरेबल है, ऊपर डेबिट इसलिए किया कि वो एडवर्स है। अब अगर इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड को चेक करूं, 22,140 प्लस 1920 तो 24,060, और डेबिट का टोटल भी 24,060। ये इसकी जर्नल एंट्रीज होती हैं लेबर की। जी, लेबर में अगला कॉन्सेप्ट आइएगा। लेबर में एक कॉन्सेप्ट होता है आइडल टाइम का। व्हाट इज एन आइडल टाइम? एनीवन? ये होता क्या आइडल टाइम? इसको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे ये आइडल है? जी, नॉन प्रोडक्टिव टाइम, बट पेड। ऐसा टाइम जो नॉन प्रोडक्टिव है। नॉन प्रोडक्टिव माइंड में रखना है, जिसके अंदर प्रोडक्शन ना हो रही हो, यानी ऐसा टाइम जिसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहे, लेकिन उसके गेस आप पेमेंट कर रहे हो। दिस इज आइडल टाइम। ठीक है, अब यहाँ 2 सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी। एक ये होता है कि आइडल टाइम इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और एक होता है नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी एक कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो
जिसके लिए आइडल टाइम इज नॉट डिजायरेबल। नॉट डिजायरेबल यानी ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो कोई प्रोडिक्ट ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आइडल टाइम होना ही नहीं चाहिए। और अब अगर कोई आइडल टाइम आइडेंटिफाई होता है तो आपको उसको फॉर्मूला के मुताबिक वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आइडल टाइम का जो फॉर्मूला बनेगा वो सिंपल ये है कि जितने आइडल आवर्स आएंगे, इसमें कोई माइनस नहीं करना, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ नॉट डिजायरेबल, ये डिजायरेबल नहीं है, तो जितने आइडल आवर्स आएंगे उसको जब स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये आइडल आवर एक्चुअल है, स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड आप लिख रहे हो ऊपर नॉट डिजायरेबल, ये कंपनी के लिए डिजायरेबल नहीं है, तो जितने आइडल आवर्स आएंगे उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। और इस ये वाहिद वेरिएंस है जिसका आंसर हमेशा एडवर्स होगा, ये फेवरेबल हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये आपका इनएफिशिएंसीज की तरफ लीड कर रहा है। तो लिहाजा आइडल टाइम जहां पर आ जाएगा वहां पर आप याद रखना एफिशिएंसी वेरिएंस और में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अब एफिशिएंसी और रेट वेरिएंस को मैं दोबारा लिख रहा हूं, रेट वेरिएंस में कोई फर्क नहीं आना, यानी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। और एफिशिएंसी वेरिएंस आपने क्या फार्मूला लिखा था, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में हमने अभी सॉल्व भी किया, ये एक्चुअल आवर्स और ये एक्चुअल आवर्स सेम है, जैसे यहां देख सकते हो ये 460 और 460, लेकिन जहां आइडल टाइम आ जाए वहां पर यहाँ एक्चुअल आवर्स और ये एक्चुअल आवर्स सेम नहीं होंगे। रेट वेरिएंस होता है पेड आवर्स पे, यानी ये एक्चुअल आवर्स पेड होंगे, और एफिशिएंसी मेजर की जाती है वर्क आवर्स पे। जो वर्क का यहाँ मतलब ये है कि जिसपे बाकायदा प्रोडक्शन की गई, जिसपे काम किया गया। आइडल तो नॉन प्रोडक्टिव है, पहले मैंने आपको बात की। अब अगर रेट और वेरिएंस में एफिशिएंसी वेरिएंस लेता हूँ और आइडल टाइम को इग्नोर कर देता हूँ और ये एंट्री बनाऊंगा तो ये टैली नहीं होगी, इसका मतलब इसके अंदर तीसरा वेरिएंस भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसकी एग्जांपल में फर्दर एक एग्जांपल लेते हैं आइडल टाइम के हवाले से। स्टैंडर्ड कॉस्ट 1.2 hours at a rate of ₹30, which is 36 actual units (900) actual hours 1095, including 20 hours for idle time। उसके बाद रेट पर आवर एक्चुअल, that is 35। अच्छा अब मैंने वेरिएंस कैलकुलेट करने, चूंकि यहाँ आइडल का डिस्कशन आ गई है। अब देखें रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस में कहाँ फर्क आएगा। रेट वेरिएंस में कोई फर्क नहीं नजर आएगा, रेट वेरिएंस में उसी तरह लो। स्टैंडर्ड रेट देखो तो मेरे पास कितने हैं 30 इयर्स। एक्चुअल रेट इसको 32 कर, एक्चुअल रेट 32 है इनटू एक्चुअल आवर्स। अब यहाँ जो एक्चुअल आवर्स लेने हैं उसके अंदर आइडल शामिल होने चाहिए, क्योंकि आपने पेमेंट तो उसकी भी की है ना, तो लिहाजा यहाँ टोटल आवर्स आएंगे 1095। अब 1095 इंटू 2
2190 का फेवरेबल एडवर्स वेरिएंस आ गया, क्योंकि आपने ज्यादा रेट पे किया। 30 आपने एस्टिमेट लगाया हुआ था, पे कर रहे हो 30। टू एफिशिएंसी वेरिएंस में जब आऊंगा तो स्टैंडर्ड ऑर्स, एक यूनिट को बनाने के लिए 1.2 और चाहिए। 900 यूनिट को बनाने के लिए कितने और चाहिए होंगे? 900 इंटू 1.2, 1080। लेकिन एक्चुअल आवर्स कितने आएंगे? अब यहां जो एक्चुअल आवर्स लेने हैं, प्लीज 1095 नहीं लेने, इसमें आइडल नहीं होने चाहिए। आइडल 20 आवर्स हैं, वो माइनस कर दो, यानी 1075 एक्सक्लूडिंग आइडल। तो ये दोनों में बेसिक फर्क होगा यहां पर, तो पहला क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन में। इनटू स्टैंडर्ड रेट 30, अभी आ जाएगा 5 इंटू 30, 150 फेवरेबल। तीसरा वेरिएंस मैंने निकालना है आइडल टाइम, और आइडल टाइम वेरिएंस में सिंपल और सिंपल, जितना आएगा ना आपके आइडल आवर्स, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टैंडर्ड रेट्स, यानी 20 आवर्स आपने पे किए और ये हो गई एडवर्स। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, वो भी ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाली। देखो, वर्क इन प्रोसेस, स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड, कितने आवर्स लगने चाहिए थे? कितने आवर्स लगने चाहिए थे? 1080, और स्टैंडर्ड रेट क्या था? 30। 1080 into 30, which is 32,400. अब क्रेडिट क्या होगा वो तो बाद में मसला, पहले वेरिएंस दरमियान में ले आओ। जो एडवर्स वेरिएंस है वो डेबिट होंगे। यहां मैं लेता हूं लेबर रेट वेरिएंस, ये डेबिट हुआ 2190। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, ये डेबिट होगा 600 से। एक वेरिएंस मेरा फेवरेबल है, दिस वन, इसको क्रेडिट करूंगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 150 से, और अब मैं क्रेडिट कर दूंगा सैलरीज एंड वेजेस। और ये जो सैलरीज एंड वेजेस क्रेडिट होंगी ये एक्चुअल लेबर है, और एक्चुअल लेबर कैसे निकलेगी? वो तो यहीं से निकल आएगी। आपने 1095 आवर्स की पेमेंट की है, 1095 की, ठीक है। और एक जो है 1095, वो आपको उसने आपने रेट पे किया 32, यानी 10 एक्चुअल। अगर मैं एक्चुअल पेरोल निकालूं, पेरोल या कॉस्ट, वो कैसे निकलेगी? 1095 और इररिस्पेक्टिव के कौन से आइडल है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, इनटू 32। सो आपने पे किया 35040। अब अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये टैली होना चाहिए। अब क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 35190, और डेबिट साइड का टोटल आपका आ रहा है सेम 32400 माइनस करके 0। ये आइडल टाइम का ट्रीटमेंट है अगर नॉन प्रोडक्टिव हो, नॉन डिजायरेबल हो। अब आइएगा नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये पास पेपर में एक मरतबा आपके आई है, सिर्फ एक मरतबा। आइडल टाइम is predictable and part of production। हमारे कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका आइडल टाइम डिजायरेबल होता है,
इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कैसे? जैसे जो बैच प्रोसेसिंग होती है, तो बैच प्रोसेसिंग में जैसे जब आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट होती है बैच की, उसके बाद एक पूरा क्लीन मशीन क्लीन अप प्रोसेस होता है। आप अगला बैच स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक मशीन क्लीन अप नहीं होगी। उस दौरान सारी लेबर तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, कुछ लेबर ऐसी होगी जो आइडल होगी, ठीक है। जैसे स्किल्ड लेबर का काम तो नहीं है मशीन क्लीन अप करना, ये अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर का काम है। तो इस सूरत में स्किल्ड लेबर जो है वो आपकी स्पेयर हो जाएगी, यानी इन अदर वर्ड्स आई कैन से आइडल हो जाएगी। नाउ दिस आइडल टाइम इज डिजायरेबल बिकॉज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी सूरत हाल में अगर ये सिचुएशन हो कि आइडल टाइम प्रेडिक्टेबल हो, तो फिर आइडल टाइम वेरिएंस में ये फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। फिर इसका फार्मूला बिल्कुल एफिशिएंसी की तरह होता है। स्टैंडर्ड आइडल टाइम यानी स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एफिशिएंसी की तरह हम इसको फिर कैलकुलेट करेंगे। नाउ इट कैन बी फेवरेबल और एडवर्स। अब इसकी एग्जांपल में भी हमें दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो भी आता हूं एग्जांपल में। अब हमें वो लिखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, $3.71 hours at a rate of 24 per hour. $89.04 मेरी लेबर कॉस्ट है। एक्चुअल डाटा units produced 500, labor cost rupees 45,200. Labor time 1800 hours, 1800 hours, excluding $115 hours idle. अच्छा, अब मैंने आपके सामने डेटा लिखा। अब इसमें जो मेन इशू आता है वो क्या है? ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने आपके सामने लिखी है, दिस वन जो आप देख सकते हो, दिस वन, क्या इस स्टैंडर्ड के अंदर आपका आइडल टाइम इंक्लूड है या नहीं? ये क्वेश्चन में दिया होता है, मैंने इस क्वेश्चन में नहीं लिया। याद रखना, जिस क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो जो आपका आइडल टाइम है वो इसके अंदर इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद लिख रहे हैं प्रेडिक्टेबल, तो जनरली जो चीज प्रेडिक्टेबल होती है उसको कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो इसका मतलब कि वो इस कॉस्ट में ऐड होकर इस कॉस्ट में शामिल हो चुका है। यानी अगर मैं एक यूनिट बनाता हूँ उसमें जो मेरी लेबर कॉस्ट 89.04 आ रही है, इसमें आइडल टाइम भी इंक्लूड होगा। हाँ, एक इंफॉर्मेशन वो दे रहा है,
idle time is expected, it was expected 6%, यानी 6% आइडल टाइम एक्सपेक्ट कर। ये जब ये एक्सपेक्टेशन लिख देगा तो इसका मतलब है कि इट इज नाउ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम आइडल टाइम के लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो यानी सबसे पहले तो हम वही रेट वेरिएंस निकालते हैं यहाँ, स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है, दिस इज वेरी सिंपल 24, और एक्चुअल रेट गिवन नहीं है। अब एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा, एक्चुअल रेट ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। टोटल लेबर कॉस्ट हम कितनी पे कर रहे हैं, 45,200 डिवाइडेड बाय कितने आवर्स के लिए, बताइएगा कितने आवर्स के लिए जी, 1915 आवर्स के लिए। जो आप लेबर पे करते हो वो तमाम लेबर आवर्स के लिए है। ये 1800 आवर्स जो दिए हुए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग 115 लेबर आवर्स। इसमें 115 आवर्स जो है आइडल टाइम के वो शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा आप 1915 आवर्स पे इसको डिवाइड करोगे। अब अगर इसको डिवाइड किया मैंने तो ये आ रहा है 20.60, नो 23.60, ये मेरा एक्चुअल रेट आ गया। अब इस एक्चुअल रेट को यहां लाइएगा 23.60 और इनटू एक्चुअल आवर्स। अब एक्चुअल आवर्स कितने लेंगे, इसमें तो टोटल आवर्स आने हैं 1915, तो ये एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग बड़े ध्यान से देखना है आपने। 24 माइनस 23.6, 0.4 into 1915, the variance is 766 favorable। एफिशिएंसी वेरिएंस में, एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड आवर्स लेने हैं। अच्छा, अब ये जो स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं इसके अंदर आइडल टाइम शामिल है, ठीक है। अगर तो उसने लिखा हो कि ये ऊपर वाले स्टैंडर्ड कॉस्ट में शामिल नहीं है फिर तो मसला हल हो गया, ये इसके अंदर इंक्लूड है। यानी 3.71 जो है इसके अंदर आइडल टाइम शामिल है, यानी ये 6% इंक्लूड है। तो स्टैंडर्ड और पर यूनिट अगर मैंने निकालने हो तो क्या करूंगा, 3.71 को डिवाइड कर दूंगा किस पर, क्योंकि इसमें 6% आइडल टाइम शामिल है, तो इसका मतलब ये 106% हुए। तो इसको 1.06 पे सिंपली डिवाइड कर दीजिएगा, 3.71 डिवाइडेड बाय 1.06 विच इज 3.50। यानी इसका मतलब है कि एक यूनिट को बनाने के लिए जो प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए वो 3.50। अब 3.50 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 500 यूनिट से। अगर मैं 500 यूनिट बना लूँ और हर यूनिट पे 3.50 मेरा टाइम लगना चाहिए प्रोडक्टिव, तो इसका मतलब 1750 आवर्स लगने चाहिए। तो आपने एक्चुअल आवर लगाए हैं 1800। अब यहाँ जो एक्चुअल आवर लेने हैं उसके अंदर आइडल टाइम इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और आइडल टाइम इस 1800 में इंक्लूड भी नहीं है, वो लगा है माइनस 1800 इनटू स्टैंडर्ड रेट। और स्टैंडर्ड रेट कितना है हमारा 24 इंटू 24, तो ये 50 इंटू 24 हो गया, और ये मेरा एडवर्स वेरिएंस आ गया 1200। अच्छा, अब मैं आइडल टाइम वेरिएंस भी चेक कर लेता हूं, और इसी तरीके से आप निकले स्टैंडर्ड आइडल टाइम। देखो ये 3.50 अगर स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है प्रोडक्टिव, तो जो एस्टिमेटेड है वो इसका 6% भी ले सकता हूँ और इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकता हूँ। यानी इसका अगर 6% लूँ वही आएगा, 3.50 का 6% लिया तो 0.21 आ रहा है, जो उन दोनों का डिफरेंस है, ये पर आवर है। और एक और कितने यूनिट बना रहे हैं 500, यानी एक और पर 0.21 और जो है वो आप प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आइडल होगा। तो इसको अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करूं तो 105 आइडल आवर्स होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल आइडल आइडल आवर्स कितने 115। इसका मतलब 10 आइडल टाइम ज्यादा लगा, 10 आवर्स। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, तो 10 इंटू
24 to 40 is the again adverse variance. Again adverse variance. ठीक है जी, ये इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब ध्यान क्या करना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया कि एक मरतबा सिर्फ आया है, और इसके अंदर केयरफुली देखना ये होता है कि ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमने बनाया है, क्या इसके अंदर वो इंक्लूड है आइडल टाइम या इंक्लूड नहीं है। ठीक है, बेशक एक्सपेक्टेड हो तो फिर आपने कैलकुलेशन में चेंज करनी है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन सारी की सारी इसी पर बेस करेगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद तीसरे वेरिएंस पे मूव करेंगे, लेबर मटेरियल और लेबर के बाद अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर से पहले चले एक्सपेंडिचर ही पहले कर लेते हैं, और इसमें भी दो होते हैं, एक वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस। ओके, प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को अगर मैं कंपेयर करूं मटेरियल और लेबर से, तो एक चीज तो कॉमन है, और वो चीज क्या है कि ये जितने भी वेरिएंसेस हैं ये सारे वेरिएबल हैं। डायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल होता है, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल होता है, और ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी वेरिएबल होता है। लेकिन इसमें जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो क्या है कि जो आपके मटेरियल है वो बाकायदा फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है और उसकी इन्वेंट्री होती है। लेबर को आप हायर करते हो, आपका रेट होता है। ये एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स। तो लिहाजा यहाँ से फार्मूले थोड़े से हम चेंज करेंगे, थोड़े से ज्यादा नहीं। यहाँ पर हम दो वेरिएंस निकालते हैं अगेन। पहला वेरिएंस जो होता है वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, यानी इन वेरी सिंपल वर्ड्स कितना एक्सपेंस होना चाहिए था और कितना आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। दूसरा एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, यहां एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या लॉजिक है? लेबर की एफिशिएंसी का मतलब तो समझ में आता है कि लेबर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट, लेकिन यहां पर मीनिंग क्या आ रहा है? एनीवन कोई बता सकता है? वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपकी प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस का वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड से बहुत, यानी आप कह लें कि एक क्लोज रिलेशन है। अगर लेबर एफिशिएंट है तो इसका मतलब वो कम टाइम में अपनी प्रोडक्शन को कर रही है। जब वो कम टाइम में प्रोडक्शन को कंप्लीट करेगी तो जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो भी कम यूज होंगे। लाइक मशीन कम यूज होगी, मशीन कम यूज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, एंड सो ऑन, जो वेरिएबल नेचर के एक्सपेंसेस है। यहाँ पर एफिशिएंसी का हम मतलब ये ले रहे हैं कि लेबर की एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी की वजह से आपके वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में कितना इजाफा हो रहा है या कितनी कमी हो रही है। दिस इज अ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी उसी तरह निकालनी है जैसे लेबर की निकालते हो, लेकिन रेट लेबर का यूज नहीं करो। दूसरा ये है कि जितने ओवरहेड्स होते हैं ये आप कॉस्ट में एब्जॉर्ब करते हो, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, तो वो फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है? ठीक है, अभी मैंने कहा कि ये रेट के थ्रू जाता है, तो यहाँ पर अब हम फार्मूला सिंपल ये यूज करते हैं कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यानी एक्चुअल आवर्स, कितने आवर्स लगाए, इनटू वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, जिसको स्टैंडर्ड रेट कहते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड। आप ओवरहेड का हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, उस ओवरहेड के चैप्टर में हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की डिस्कशन की थी। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है ये स्टैंडर्ड होता है। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरी सिंपली आ जाती है कि जो आपने एक्चुअल आवर्स लगाए उसके मुताबिक इतना एक्सपेंस जो है वो होना चाहिए था।
लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस कितना किया है उससे कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस जो हुआ है उसको आप कैसे डिवाइड करोगे एक्चुअल को, ठीक है। तो इसलिए हम इसका फार्मूला इस तरीके से लिखते हैं, एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। लेकिन एफिशिएंसी का फार्मूला सेम वही रहेगा, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट वही रहेगा, लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड रेट कौन सा है, वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, पर आवर। ओके, अब अगर इसके लिए भी एक हम छोटी सी एग्जांपल बनाएं, और फिर इसकी भी एंट्रीज हम देखेंगे क्या होती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ कार्ड ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, $2.2 hours at a rate of 10 per hour, which is equal to 22. Actual data. Units produced 300, hours worked 675, और variable production overhead ₹6,690। अच्छा, अब इसमें हम दो वेरिएंस निकालते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सबसे पहले मुझे एक्चुअल आवर्स चाहिए। एक्चुअल आवर्स हमारे यहाँ 675, और हमने ये एस्टिमेट किया हुआ है कि पर और रेट हमारा 10 है, यानी हर 1 आवर पे 10 रुपीज वेरिएबल एक्सपेंस होना चाहिए। तो 675 इंटू 10 जो एब्जॉर्ब भी करते हो, लेकिन एक्चुअल जो आपका एक्सपेंस हुआ है वो 6,690 हुआ है, यानी आपका 6,750 एक्सपेंस होना चाहिए था, एक्सपेंस हुआ 6,690। इट मींस 6750 6690 60 रुपीज का वेरिएंस आ रहा है, दैट इज फेवरेबल। लेकिन इसी तरह मैं एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करता हूं। स्टैंडर्ड आवर्स, कितने आवर्स चाहिए, 2.2 आवर्स आर रिक्वायर्ड, 2.2 आवर्स, और एक और के लिए, एक यूनिट के लिए 2.2 है, आप 300 यूनिट बना रहे हैं, 300 इंटू 2.2 इज इक्वल टू 660 आवर्स लगने चाहिए थे, आपने लगाए हैं लेबर ने 675, और लेबर की इनएफिशिएंसी की वजह से आपका जो 10 रुपीज पर आवर कॉस्ट बढ़ गई, तो 15 इंटू 10 150 एडवर्स आ गया। अच्छा, अब इसकी जर्नल एंट्रीज की तरफ आएंगे। जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री इसमें क्या होती है, जब एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, जब एक्चुअल एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, उसके लिए हम क्या एंट्री पास कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट
क्योंकि वेरिएबल हो या फिक्स हो दोनों इसी में जाते हैं ना, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, और ये एक्सपेंस है, ये इन्वेंट्री नहीं है, तो एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड होगी, या पेएबल क्रेडिट होगा या कैश क्रेडिट होगा, ये एंट्री एग्जामिनर नहीं रिक्वायर करता। और ये एक्चुअल कॉस्ट है, और एक्चुअल कॉस्ट है मेरी 6690 6690। लेकिन नंबर 2, कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्ट। अब कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी है आपने, तो एब्जॉर्ब कैसे की जाती है? वर्क इन प्रोसेस, एक ही प्रिंसिपल बताया, स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड, कितने आवर्स लगने चाहिए, 2.2 इंटू 300, 660 आवर्स लगने चाहिए थे, और स्टैंडर्ड रेट है 10, यानी वर्क इन प्रोसेस को मैं डेबिट करूंगा 6600 से। लेकिन चूंकि 2 वेरिएंस आ रहे हैं और एक वेरिएंस फेवरेबल है, ये क्रेडिट होगा, ये एडवर्स है, ये डेबिट होगा, तो मैं यहां पर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस लाता हूं, ये डेबिट किया 150 से, और फिर ये 60 क्रेडिट होगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये क्रेडिट होगा 60 से, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड पहले डेबिट किए थे ये क्रेडिट हो जाए। 6690। अब देखें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में इक्वल, इसकी हर एक में एंट्री सेम होनी है। इसे मैं एक दफा एंट्रीज कर रहा हूं, मटेरियल की भी यानी कि लेबर की भी की, अब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की भी मैंने आपके सामने एंट्रीज की। उसके बाद आइएगा फिक्स्ड। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को अगर मैं कंपेयर करूं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड से, तो एक चीज तो बड़ी कॉमन है, एक चीज कॉमन है इन दोनों में कॉमन क्या है कि वो भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, तो इसलिए एक वेरिएंस तो वही रहेगा इसमें, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरिएबल में भी एक्सपेंडिचर निकलेगा और फिक्स में भी, लेकिन चूंकि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बाय नेचर प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होता, प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होता, यानी ये फिक्स रहता है, तो लिहाजा यहाँ पर एक नया वेरिएंस क्रिएट होता है, वॉल्यूम वेरिएंस। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, और इसको समझाता हूँ मैं आपको एक लॉजिक से। देखिए, आप जब कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो आप एक बजट बनाते हैं, आप बजट कहते हैं जी कि मेरा बजट है सपोज 6000 यूनिट्स, इस पर आप एस्टिमेट लगाते हो कि आपके एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हों, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। आप कहते हैं जी 90,000 मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे। इसकी मदद से आप एक रेट निकाल देते हो, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, विच इज इक्वल टू 50। यानी इसका मतलब है कि एक यूनिट पे मेरी कॉस्ट 15 आएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं एक्चुअल यूनिट कम बनाऊं या एक्चुअल यूनिट ज्यादा बनाऊं, तो मेरे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर कोई आ रहा है तो वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो तो लगा हो गया, मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं कम यूनिट बनाता हूँ, यानी अगर मैं कहता हूँ इफ एक्चुअल यूनिट जो है वो आपके 5800 हुए, तो कम यूनिट होने की वजह से हुआ क्या कि कॉस्ट तो मेरी सेम रही, लेकिन कम यूनिट होने की वजह से मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फिक्स ओवरहेड की वजह से इंक्रीज हो गई,
और ये 15.52 हो गई। हालांकि आपने एस्टिमेट ये किया था कि हमारी जो कॉस्ट है वो 15 होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर एक्चुअल यूनिट्स इंक्रीज होकर 6300 हो जाते हैं, बजट से एक ज्यादा बना लेते हैं, तो फिर कॉस्ट तो वही रह रही है, फिक्स्ड है, लेकिन यूनिट ज्यादा होने की वजह से आपकी यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन हो जाएगी, यानी 14.29 आ जाएगी। अब इन दोनों को कंपैरिजन में देखिएगा, अगर मेरी यूनिट्स इंक्रीज होते हैं या यूनिट्स डिक्रीज होते हैं, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज डिक्रीज होती है, जिसको मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को डिक्लाइन कर देगी या प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देगी। इट मींस कि अगर मेरा वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये वॉल्यूम का इफेक्ट प्रॉफिट पे डायरेक्ट आ रहा है, यानी कॉस्ट पे आ रहा है, कॉस्ट अल्टीमेटली प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही है। अगर मेरा वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फेवरेबल सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि कॉस्ट जो मैंने एस्टिमेट की थी उससे कम कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। लेकिन अगर मेरा वॉल्यूम कम होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मेरी बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इंक्रीज हो जाती है। इस वेरिएंस को हम कहते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। तो लिहाजा अब इसका मैं पहले फार्मूला इसी का डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ सारा सिनेरियो आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ अगर वेरिएंस निकालूंगा तो एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फेवरेबल है, तो इसलिए मैं एक्चुअल पहले लिख रहा हूँ, एक्चुअल वॉल्यूम या एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स। बजटेड यूनिट्स, ये वॉल्यूम वेरिएंस आ चुका है, लेकिन मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, पर यूनिट, यानी जिसको कह लें कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी, जो मैंने 15 निकाली। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना प्रॉफिट कम होता जाएगा। दिस वेरिएंस इज नोन एज वॉल्यूम वेरिएंस। व्हाट अबाउट द एक्सपेंडिचर वेरिएंस? ओके, पिछले जो वेरिएबल ओवरहेड में मैंने एक्सपेंडिचर का फार्मूला लिखा था, एक्चुअल ऑर्स इनटू रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। यहां ऐसे नहीं लिखूंगा, रीजन क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ऑर्स के साथ साथ चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो इसलिए यहाँ एक्सपेंडिचर वेरिएंस बहुत सिंपल है, सिंपल आपने बजटेड कॉस्ट को कंपेयर करना है एक्चुअल कॉस्ट से। बट वन क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट एट दिस स्टेज। स्टार्ट जब मैंने किया था वेरिएंस तो मैंने कहा था कि द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज अ वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल इज नॉट अ वेरिएंस। यहां पर मैं बजट और एक्चुअल ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बजटेड क्यों ली जा रही है, बजट हो या स्टैंडर्ड हो ये एक ही चीज है यहाँ पर। क्यों बजट और स्टैंडर्ड में डिफरेंस कब आता है? जब वॉल्यूम का इफेक्ट आता है। सिंपल, अगर यूनिट बढ़ेंगे और कॉस्ट बढ़ेगी, यूनिट कम होंगे कॉस्ट कम होगी, तो यही बात है, फिर तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजट कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा ना। लेकिन अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजट कॉस्ट, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट है, तो फिर तो आप ये अज्यूम खुद कर रहे हो कि ये कॉस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, तो लिहाजा जितने मर्जी यूनिट बनाओ कॉस्ट यही रहनी चाहिए। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आपने ये देखना है कि जैसे ये 90,000 एस्टिमेट किया है तो ये 90 ही रहनी चाहिए। अब अगर ये 90 से कम या ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर की वजह से, ये वॉल्यूम की वजह से नहीं। तो लिहाजा इस वजह से यहाँ पर एक वाहिद फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस ऐसे हैं जहां हम बजट ले रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमें दिया हुआ है ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, जो कि एब्जॉर्ब इस बेसिस पे करते हैं, और मैं लेता हूं जी 2 आवर्स एट अ रेट ऑफ 15 ईच। ये वही रेट लिया जो ऊपर मैंने लिखा था, लेकिन ये पर आवर है तो टोटल 30 हो जाएगा, पर यूनिट जो है वो 30 होगा।
अब एक्चुअल डाटा में हम लेते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 800, और एक्चुअल कॉस्ट 22,900। एक लाइन का इजाफा वो एग्जामिनर जरूर देगा, बजटेड लेवल भी यहां जरूर बताएगा। बजट लेवल आपने बनाया था 750 यूनिट्स। अब अगर मैं यहां पर एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालता हूं तो सिंपल बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट लेनी है। व्हाट इज अ बजटेड कॉस्ट? Budgeted cost is the cost calculated at budgeted level. Budgeted cost is calculated at budgeted level. तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 30। ये पर यूनिट है। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बजटेड लेवल से, यानी 750 इंटू 30, ये मेरी बजटेड कॉस्ट आ गई। एंड व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट? 22,900। अब मेरी जो कॉस्ट लगनी चाहिए थी 750 इंटू 30, 22,500, और एक्चुअल कॉस्ट लगी है 22,900। 400 की कॉस्ट ज्यादा लग चुकी है। ये मेरा एक्सपेंडिचर जो वेरिएंस आ गया 400 एडवर्स। अब वॉल्यूम वेरिएंस लेते हैं। बजटेड वॉल्यूम क्या था? यानी जब आपने बजट बनाया था उस वक्त आपने एस्टिमेट किया था 750 और एक्चुअल बनाए हैं 800। तो एक्चुअल को मैं पहले ले रहा हूं, ये फेवरेबल कंडीशन है। 800 माइनस 750 इनटू फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, यहां पर 15 नहीं लेना, पर यूनिट 30। अब अगर यहां देखें 800 माइनस 750, 50 into 30 which is equal to 1500. This variance is a favorable variance. ठीक है जी। अब इसकी अगर मैं वो डायरेक्ट एंट्री पास करूं तो मैं वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करूंगा बिल्कुल उससे स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यूनिट्स मेरे कितने हैं जी? 800 और स्टैंडर्ड कॉस्ट है 30, यानी टोटल कॉस्ट मेरी लगनी चाहिए थी 24,000। ठीक है। अब इसमें दो वेरिएंस आ रहे हैं, एक एडवर्स जी स्टैंडर्ड 750 नहीं होगा जी 750 हो, ठीक है 750। चलिए अब इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अब क्लास का टाइम खत्म हो, मेरी नेक्स्ट क्लास है, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।